नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम डीपीपी नंबर 6 डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। और ये जो डीपीपी है इसमें मेनली राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है उस टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व कर लिए होंगे। 11 क्वेश्चन है टोटल, तो पहले मैं इनके आंसर्स दे देता हूँ और उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा। तो मेक श्योर कि आपका जो क्वेश्चन गलत है उसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे ही इसको टोटली देखिएगा, आप डाउनलोड करके मत देखिए, बिकॉज उससे वॉच टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इसको नहीं रिमूव करूँगा। जो पब्लिक डोमेन में डीपीपीज रहेंगी वो रिमूव नहीं होंगी, तो आप उसको यहीं पे देखिएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो पब्लिक ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दिया गया है। आप उसको ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप को, और वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट वहाँ पे ले सकते हो। दूसरा, हमारी एक मोबाइल ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी लास्ट स्लाइड में मैं आपको और तरीका बता दूंगा उसको इंस्टॉल करने का, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी, और जो पब्लिक डोमेन में वीडियोज़ हैं वो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको आंसर्स पहले दे देता हूँ 11 क्वेश्चन के। देखिएगा, तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हाँ जी, तो जरा देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है मेरे पास दैट इज डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेरे पास आंसर है दोस्तों, दैट इज 1.51 इंटू 10⁻⁻7। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 0.224। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम पता ही नहीं कर सकते, उसका एक रीजन है, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, देखना। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है भाई, तो मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज आगरा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 0.716। अब जो न्यूमेरिकल आंसर है, हो सकता है उनमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप उसको दिल पे ना ले भाई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 1 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कम है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि ए थर्मोमीटर रिक्वायर्स 1 मिनट टू इंडिकेट 98% ऑफ द रिस्पॉन्स टू ए स्टेप इनपुट। ये कह रहा है कि मैंने कोई इनपुट किया है और मैंने वो स्टेप इनपुट किया है, मतलब यूटी आप मान लो, और जो आउटपुट आएगी मेरे पास, ये मेरे पास इनपुट है दोस्तों, और जो मेरे पास आउटपुट आएगी उसका 98% आपको जाने में 1 मिनट लगेगा। माने 60 सेकेंड में आपका 98% पे पहुंचेगी आउटपुट, ठीक है। ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अज्यूम द थर्मोमीटर टू बी द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये दिया है क्वेश्चन में। इफ द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन ए बाथ द टेम्परेचर ऑफ विच इज चेंजिंग लीनियरली एट ए रेट ऑफ 10 डिग्री पर मिनट। आप इसको ये भी बोल सकते हो 1/6 डिग्री पर सेकेंड, ये इस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब ये स्लोप है। तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट को मैं बोल सकता हूं 1/60, ठीक है, 60 UT आप बोल सकते हो। ये कह रहा है कि अगर मैं ये इनपुट करूंगा तो आपको बताना है हाउ मच एरर डज द थर्मोमीटर शो। आपको एरर बताना है कि एरर क्या आएगा, स्टडी स्टेट एरर की बात हो रही है यहां पे, ठीक है भाई, वो क्या आएगा। तो अब सुनिए कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अगर है तो मैं इस सिस्टम को, जो थर्मोमीटर का सिस्टम है, उसको मैं कुछ इस तरह का अज्यूम कर सकता हूं, K डिवाइड बाई S प्लस K, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने UT इनपुट किया, तो इसका स्टडी स्टेट गेन मेरा 1 है। इसका मतलब मैं आउटपुट जो है, मैंने जनरल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इस तरह का लिया है जिसका स्टडी स्टेट गेन मेरा 1 हो, ठीक है।
तो जो जनरल जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास जो वाई टी आएगी, अगर मैं टी की वैल्यू 0.9 टी की वैल्यू कितनी 60 सेकेंड पुट कर दूंगा, तो जरा देखिए अगर मैं टी की वैल्यू 60 पुट कर देता हूं तो जो स्टडी स्टेट आउटपुट आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, क्योंकि इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू 1 है और गेन भी मेरा 1 है, तो स्टडी स्टेट आउटपुट मेरी 1 आएगी, लेकिन 60 सेकंड में 98% हो जाएगा, इसका मतलब 0.98 हो जाएगा। 60 सेकंड में जो आउटपुट है वो 0.98 होनी चाहिए। ये मेरा सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब सुनिए, अगर मैं इसको फीडबैक के साथ दिखाऊं, इस सिस्टम को फीडबैक के साथ दिखाऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूं, K/S, ये इस तरह का सिस्टम है और इसमें कुछ फीडबैक लगी हुई है। मान लीजिए मुझे इसको क्लोज लूप सिस्टम दिखाना हो यूनिटी फीडबैक के साथ, तो मैं इसको इस तरह का ले लेता हूं, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो यही बनेगा। तो अब सुनिए, मुझे K की वैल्यू चाहिए पहले, तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या बनेगा। इसका आउटपुट जो है K इंटू एस प्लस के इंटू 1/s बनेगा, ये बन जाएगा YS। अब बताइए अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो A/S प्लस B/S प्लस के, ये बनेगा। A की वैल्यू बताइए भाई, A की वैल्यू क्या बनेगी। A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू बनेगी 1, ठीक है, एक बार चेक कर लो। हाँ, A की वैल्यू क्या बनेगी, S की वैल्यू 0 पुट करोगे तो A की वैल्यू 1 आएगी, तो 1/s प्लस B की वैल्यू जरा देखिए, B की वैल्यू आपकी -1 बनेगी, तो -1/s प्लस के, ये कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, और ये है मेरे पास YS, ठीक है भाई। अब बताइए YT क्या बनेगा, आउटपुट क्या आएगा, YT विल बी इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस KT एंड UT साथ में आ जाएगा, ये मेरे पास आउटपुट आएगा। अब t की जगह पे अगर मैं 60 पुट कर दूं तो ये जो बनना चाहिए वो 0.98 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 60k इक्वल टू 0.98। अब इसको 1 को उधर ले जाओ, तो यहां से मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस 60k मस्ट बी इक्वल टू 0.02, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, और k की वैल्यू क्या आई है मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं। मैंने जो k निकाला है, k विल बी इक्वल टू 0.065, ये आ गया दोस्तों k की वैल्यू। अब अगर मैं इसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम से दिखाऊं तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये मेरा बन जाएगा 0.065/1। अब ये कह रहा है मैं जो इनपुट कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, जो मैं इनपुट कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं 1/6 TUT। तो आपको बताना है आउटपुट क्या आएगी, स्टडी स्टेट, मतलब स्टडी स्टेट एरर क्या आएगा। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, अगर रैंप इनपुट है तो 1/kV, ये होता है स्टडी स्टेट एरर, और क्योंकि इसका इनपुट 1/6 है तो 1/6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा। और kV की वैल्यू क्या होती है, kV इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS, ये होती है दोस्तों SGS इंटू HS, HS तो मेरा 1 है यहाँ पे। तो अब बताइए क्या बनेगा, ये बन जाएगा K/S, तो ये है GS, और उसको S से मल्टीप्लाई करो तो K आ जाएगा, तो KV की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी K, एंड दैट इज इक्वल टू 0.065, ये बन गया मेरा K की वैल्यू, ठीक है। KV की वैल्यू जो आएगी वो K के बराबर आ जाएगी, विच इज दिस। तो अगर मैं पुट करूं यहाँ पे तो 1/6 इंटू 0.065 ये बनेगा दोस्तों, और इससे जो स्टडी स्टेट एरर जो निकल के आएगा वो जो मेरे पास आएगा, दैट इज, मैं आपको बताता हूं, वो मेरे पास जो है वो आएगा 2.56, ये बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास स्टडी स्टेट एरर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा अगर मैं क्लोज लूप मान के चल रहा हूं तो, बट इसमें क्लोज लूप दे नहीं रखा है। आप बोलोगे सर ये क्लोज लूप कहां से मान लिया, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सिस्टम मेरा क्लोज लूप है, ठीक है। और क्लोज लूप सिस्टम पहले भी यही था, आप चेक करके देखो, इसका ओवरऑल निकाल के देखोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप आउटपुट देखते हो तो ये आएगा, इसमें एरर तो दे नहीं रखा, तो इसका एरर मैं 0 मान लेता हूं, ठीक है, मैं क्लोज लूप मान लेता हूं और इसका एरर मैं 0 मानूंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, इससे आप निकाल के आप चेक करोगे तो इस तरह से हम इसका एरर निकालेंगे 2.56, लेकिन 2.56 तो किसी में है ही नहीं, तो आंसर इज डी, नन, ठीक है भाई, आंसर इज डी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन 2 में ए सिस्टम हैज स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन शोन इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फिफ्थ ओवरशूट टू द फर्स्ट ओवरशूट। तो आपको देखिए एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है, x1 डॉट एंड x2 डॉट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू -1
माइनस हाफ 10 x1 x2 प्लस, बोलिए क्या है, प्लस हाफ 0 u, हाफ 0 और u इज इनपुट एंड y इक्वल टू 10 x1 x2, ये मुझे y दे रखा है। अब आपको बताना है इस सिस्टम में एम्पलीट्यूड ऑफ फिफ्थ ओवरशूट टू द फर्स्ट ओवरशूट, आपको इनका रेशियो बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो इसका अगर मुझे टीएस आ जाए तो मैं सारी चीज बता सकता हूं। अब इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा टीएस, वो मैं बता देता हूं आपको क्या आया मेरे पास, जो मैंने निकाला है। और टीएस कैसे निकालोगे, टीएस निकालने के लिए सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी, यही होता है। डी तो खैर 0 है, तो अपने को ये निकालना है। तो यहां से जो टीएस आएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू, आप निकाल के देखना। और जो मेरे पास टीएस आया है दैट इज हाफ डिवाइड बाई एस प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, ये आया दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास जो इसका ट्रांसफर फंक्शन आया दैट इज हाफ इंटू, ये कुछ मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आया, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, मेरे हिसाब से आंसर करेक्ट है अभी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा मेरे पास, टीएस की वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी। एक मिनट रुकिए भाई, आई थिंक यहाँ पे एस आएगा, दिस इज एस, ये बनेगा एस, ये मेरा टीएस आएगा। अब आप बताइए वाई एस क्या आएगा। अब आपको ओवरशूट बोले ना, तो इसका मतलब आप कोशिश करोगे स्टेप इनपुट के लिए देखा जाए तो वाई एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/s इंटू एस बाई 2 डिवाइड बाई एस प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। और ये क्या बनेगा, वाई एस स्टेप इनपुट के लिए, इनपुट की वैल्यू 1/s कर दी है मैंने, यूटी मेरा इनपुट है, तो ये कट गया यहां से। तो इसका मतलब क्या बन गया, वाई एस की वैल्यू जो आई है दैट इज हाफ डिवाइड बाई एस प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से जो आउटपुट आएगा वाई टी दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ टी, ई की पावर माइनस हाफ टी इंटू, बोलिए क्या आएगा, साइन ऑफ हाफ टी यू टी, ये मेरे पास आउटपुट आएगा वाई टी, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट आएगा वाई टी। अब सुनिए, आपको वाई टी पता चल गया, आउटपुट पता चल गया। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये प्लॉट जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इसका जो प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये प्लॉट आएगा। तो पहला ओवरशूट यहां पे है, दूसरा ओवरशूट यहां पे है, तीसरा ओवरशूट यहां पे है। और ये ओवरशूट कैसे निकालोगे, जहां पे इसका मैक्सिमा आ रहा है, सीधी बात है। मैक्सिमा कहां पे आ रहा है बताओ जरा, जब 1/2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 का, यहां पे π/2 है, यहां पे 3π/2 है, तो π/2 का ओड मल्टीपल देख लो एक बार। और n की वैल्यू मैं बताऊंगा अभी, आप जरा देखिए। तो यहां से कट गया ये, तो t की वैल्यू क्या आ गई, पाई इंटू 2n+1। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ओवरशूट है, ओवरशूट। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो अंडरशूट है, तो आपका अंडरशूट है। n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो यहां पे पाई आ जाएगा, ठीक है, अंडरशूट, ठीक है। और n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये वाला इंस्टेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे, देख लो क्या बनेगा, ये बनेगा 3π, यहां पे आपका 3π आ जाएगा, समझ आया भाई। तो इस तरह से अब ओवरशूट कहां कहां आ रहे हैं, n की वैल्यू 0 पे, n की वैल्यू 2 पे, फिर n की वैल्यू 3 पे ये आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पे, n की वैल्यू 4 पे, n की वैल्यू 5 पे नीचे आएगा, फिर n की वैल्यू 6 पे। तो आप मुझे बताइए ओवरशूट 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, इन सब पे आ रहा है, तो फिफ्थ ओवरशूट कब आएगा, पहला 0 पे, पहला ओवरशूट 0 पे आया, दूसरा ओवरशूट 2 पे आया, तीसरा ओवरशूट 4 पे आया, फोर्थ ओवरशूट 6 पे आया, तो फिफ्थ ओवरशूट कहां पे आएगा बताओ जरा, 8 पे। इसका मतलब n इक्वल टू 8 पे फिफ्थ ओवरशूट होगा। इसका मतलब जो t की वैल्यू हो जाएगी वो क्या बन जाएगी बताओ जरा, t की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, n की वैल्यू 8 पुट कर दो तो 17π, तो 17π पे फिफ्थ ओवरशूट होगा, फिफ्थ ओवरशूट होगा, t इक्वल टू 17π पे फिफ्थ ओवरशूट होगा। और दूसरा क्या पूछा है आपसे बताओ, एक पूछा है आपसे, एक तो ओवरशूट फिफ्थ पूछा, एक फर्स्ट ओवरशूट। तो फर्स्ट ओवरशूट n की वैल्यू 0 पे आएगा, मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू पाई हो जाएगी, फर्स्ट ओवरशूट आएगा, फर्स्ट ओवरशूट आ जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू पाई पे फर्स्ट ओवरशूट होगा और t की वैल्यू 17π पे
फिफ्थ ओवरशूट होगा। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। नहीं, फिफ्थ मैंने गलत कर दिया ना। फिफ्थ जरा देखिए, एन की वैल्यू कितने पे बताओ, एन की वैल्यू कितने पे होगा? 0 पे यहाँ पे आएगा पाई बन जाएगा, एन की वैल्यू 0 पे पाई। एन की वैल्यू 1 पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 पाई, तो 3 पाई पे अंडरशूट बनेगा। हाँ जी, और फिर एन की वैल्यू 2 पे फिर से ओवरशूट आएगा, सेकंड ओवरशूट, एन की वैल्यू 2 पे सेकंड ओवरशूट। फिर आपका 2 पे जरा देखो क्या बन जाएगा, 2 पे बन जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई बाई 2। हाँ जी, एन की वैल्यू 2 पे सेकंड, एन की वैल्यू 3 पे यहाँ पे, एन की वैल्यू 4 पे ये आ जाएगा, 5 पे ये, 6 पे ये आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 8 पे आएगा भाई, एन की वैल्यू 8 पे। तो इसका मतलब मैंने जो आंसर दिया है वो थोड़ा गलत कर दिया भाई, ठीक है, क्योंकि आंसर में मैंने जो फिफ्थ ओवरशूट लिखा हुआ है उसको मैंने 11 पाई लिख दिया है गलती से, ठीक है। तो वो कितना आएगा बताओ जरा? 17 पाई आएगा, ठीक है। फिफ्थ ओवरशूट टी इक्वल टू 17 पाई पे आएगा, एन की वैल्यू 8 पे आएगा ना, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17, तो 17 पाई पे फिफ्थ ओवरशूट आएगा। और फर्स्ट ओवरशूट कहां पे आएगा? एन की वैल्यू 0 पे, एन की वैल्यू 0 पे क्या बन जाएगा? पाई। अब आप बताइए, एम्पलीट्यूड देखना है ना, तो यहां पे टी की वैल्यू पुट कर दो बस। तो आप बताओ, ई की पावर -12 इंटू टी की वैल्यू क्या कर दो यहां पे? 17 पाई डिवाइड बाई ई की पावर -12 पाई, ये आंसर आएगा दोस्तों। आप बोलोगे साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओवरशूट है ना, यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, ये फिफ्थ बाई फर्स्ट का रेशियो आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो बनेगी ई की पावर -12, और ये पाई ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 पाई, 16 पाई, और यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा ई की पावर -8 पाई। और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों ई की पावर -8 पाई की, अगर आप वो कैलकुलेट करोगे, तो मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूँ, ई की पावर -8 पाई, हाँ जी, इसकी वैल्यू 1.22 इंटू 10⁻11, 1.22 इंटू 10⁻11। तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा आंसर गलत निकाल दिया है, ये जो है ये थोड़ा गलत आंसर है भाई, 1.22 इंटू 10⁻11 ये आएगा। मैंने गलती से क्या गलती कर दी सुनिए, मैंने यहाँ पे आपका जो फिफ्थ ओवरशूट के लिए जो एन की वैल्यू ली वो मैंने 5 रख दिया है यहाँ पे गलती से, तो एन इक्वल टू 5 पे ओवरशूट थोड़ी ना आएगा, एन इक्वल टू कहाँ पे आएगा? एन इक्वल टू 8 पे ओवरशूट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरशूट भी आ रहा है ना बार बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एन इक्वल टू 0 पे ओवरशूट है, एन इक्वल टू 1 पे अंडरशूट है, 1 पे देखो ये 3 पाई बनेगा, और 3 पाई बनेगा तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आएगा, और वो जो कि -1 होता है, तो इसका ना नीचे चला जाएगा वो। एन की वैल्यू 1 पे अंडरशूट, 2 पे ओवरशूट, 3 पे अंडरशूट, 4 पे ओवरशूट, 5 पे अंडरशूट, 6 पे ओवरशूट, इस तरह से आएंगे। तो फिफ्थ ओवरशूट जो है एन इक्वल टू 8 पे आएगा, ठीक है, और उस तरह से हमने फिर निकाला है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंट्रोल प्रोसेस इज मॉडल्ड बाय फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन। क्या है? x1 डॉट एंड x2 डॉट, ये आपको दे रखा है, जरा देखिए क्या है, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, इंटू x1 x2 मैं कर रहा हूं भाई, इंटू x1 x2। तो पहली जो इक्वेशन है x1 डॉट की वो क्या है सुनिए, x1 - 2 x2, 1 - 2 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 10x1 0x2 प्लस ut, प्लस यहां पे कर दो 0 1 0 1 और यहां पे ut हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का आएगा। ये मेरे पास पहली स्टेट इक्वेशन दे रखी है। द कंट्रोल ut इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेट फीडबैक। ut की वैल्यू आपको दे रखी है, ut विल बी इक्वल टू, जरा देखिए ut क्या है, -k1 -k2 और यहां पे है x1 x2। ये आपको ut दे रखा है, कोई स्टेट फीडबैक की हेल्प से आपको ut दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, k1 k2 ग्रेटर देन 0 है, k1 ग्रेटर देन 0 एंड k2 ग्रेटर देन 0, ये दोनों आपके 0 से बड़े हैं। अभी क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेबल रीजन इज शोन करेक्टली। कुछ रीजन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा रीजन में स्टेबल ऑपरेशन आपको करेक्टली दिखाया गया है कि इस रीजन में आपका ये स्टेबल होगा। तो सुनिए भाई, अगर मैं u की जगह पे ये पुट करूं तो जरा देखिए क्या बनेगा, x1 डॉट x2 डॉट विल बी इक्वल टू बताइए 1 - 2 10 0, और यहां पे क्या है, यहां पे है x1 और यहां पे है x2 प्लस बोलिए 0 1, और u की जगह पे क्या आ गया,
u की जगह पे आ गया -k1 -k2 और यहां पे क्या आ गया x1 x2। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बन गया। अगर मैं इसको लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू, बोलिए 1 - 2 10 0 और यहां पे क्या आ गया x1 x2 प्लस, बोलिए भाई प्लस क्या बनेगा और यहां पे बनेगा x1 x2। ठीक है, अब जरा देखिए प्लस में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 0 0 -k1 -k2 ये आएगा दोस्तों। अगर मैं इसको अंदर ले आऊं, अगर मैं जोड़ूं तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 1 - 2 1 - 2 तो यहां पे आ गया 10 - k1 और यहां से -k2 ये बन गया ए मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। यहां से आपका ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए आ गया। अब यहां से मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकता हूं, कैसे, SI - a का डिटरमिनेंट कर दो। तो अगर मैं SI - a निकालूं, पहले एक बार जरा SI - a मैट्रिक्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, बताइए S - 1 2 और यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा k1 - 10 और यहां पे S + k2 ये बनेगा SI - a। देख लीजिए भाई, ये ए मैट्रिक्स है तो SI - a करोगे तो ये आएगा और इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा S - 1 इंटू S + k2 ये आ गया -2 इंटू में k1 - 10 ये बन गया दोस्तों। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा S² - S + k2 तो प्लस S लिख लो और k2 - 1 लिख लो और कांस्टेंट -k2 आएगा -k2 -2k1 + 20 ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टेबिलिटी की कंडीशन लगानी है, तो इसके ऊपर राउथ लगा दीजिए S² S, बोलिए 1 और यहां पे माइनस ऑफ k2 -2k1 या प्लस लिखो यहां पे और -20 ये पहला ये आ जाएगा। दूसरा बताइए, यहां पे आएगा k2 - 1 और यहां पे 0 और यहां पे आएगी s की पावर 0। s की पावर 0 में क्या बनेगा, माइनस ऑफ k2 + 2k1 -20 और यहां पे आएगा 0 ये बनेगा भाई। अब जरा देखिए, यहां से अगर मैं स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा बताओ, ये 1 है तो इसका मतलब k2 - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, k2 ग्रेटर देन 1 हो गया। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन यहां से देखिए, ये अंदर वाला लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब k2 2k1 + k2 -20 शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा 2k1 + k2 शुड बी लेस देन 20 ये बनेगा भाई। तो अगर आप इस दो कंडीशन को प्लॉट करोगे, k1 k2 पहले से ही आपके ग्रेटर देन 0 हैं, यहां पे k1 है, यहां पे k2 है, 0 से बड़े हैं तो ये रीजन तो पहले ही हो गया। लेकिन फर्दर इसमें क्या है, k1 ग्रेटर देन 1 k2, तो k2 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये 1 वाली लाइन लगा दो। यहां पे k2 की वैल्यू क्या है 1, तो इससे तो बड़ा हो गया। दूसरा, यहां से अगर आप देखोगे तो आप बोलिए k1/10 + k2/20, ठीक है, k2/20 लेस देन 1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, /20 आएगा यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 ले लो और ये आपका 20 ले लो ऊपर और ये लाइन लगा दो। अब इससे लेस होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए 0 से और 1 से बड़ा होना चाहिए और इससे लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये काम का रीजन है, बस इस रीजन में आपका स्टेबल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको राउथ निकालना था और ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए आ गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाल दी और उसके बाद हमने राउथ लगा दिया और राउथ से हमारे पास कंडीशन आ गई स्टेबिलिटी की। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों दैट विल बी सी, कैलकाटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज कैलकाटा। देखिए आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है फॉर व्हाट रेंज ऑफ k, और k की वैल्यू ग्रेटर देन आपका 0 है, सो दैट द इक्वेशन हैज रूट मोर नेगेटिव देन s = -1। अब जरा देखिए ये क्या दे रखा है, s³ + 3 × k + 1 s² प्लस 7k + 5 × s, 7k + 5 × s प्लस 4k + 7, 4k + 7, एक मिनट, हाँ जी, 4k + 7 = 0।
ये आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, ठीक है, इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है आपको। अब ये कह रहा है कि इसके रूट जो होने चाहिए वो s इक्वल टू -1 से भी ज्यादा नेगेटिव होने चाहिए, s इक्वल टू -1 से नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके एक्सिस को बदलते हैं। कैसे? s की जगह पे क्या पुट कर दो, s-1, ये क्यूब हो गया, +3 इंटू k+1, और यहां पे क्या आ गया, s-1 का स्क्वायर प्लस 7k + 5 इंटू s-1 प्लस 4k + 7 और इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, सुनिए। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो जरा देखिए, ये मेरे पास जो आएगा वो आएगा s³ प्लस ये बनेगा 3k इंटू s², आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, प्लस k+2 इंटू s प्लस 4, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, इक्वल टू 0। मैंने एक्सिस को बदल दिया बस, क्योंकि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को देख रहा है। s इक्वल टू -1 से लेफ्ट में होने चाहिए सारे रूट, ठीक है। तो इसलिए मैंने s की जगह s-1, पहले तो एक्सिस को चेंज कर दिया और उसके बाद ये करेक्ट। अब यहां पे राउथ लगा दीजिए, s³ s²। अब बताइए, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा k+2 और यहां पे आएगा 3k और यहां पे आएगा 4। अब बताइए s की पावर 1 पे क्या बनेगा, ये बनेगा 3k इंटू k+2 -4/3k और यहां पे 0। अब यहां पे s की पावर 0 में आएगा 4, ठीक है भाई। ये मेरे पास पहली कॉलम आ गई। अब बताइए इसमें स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होगी, 3k > 0, तो k की वैल्यू > 0 आएगी, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा में ये बनेगा, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा 3k² प्लस 6k -4/3k, 3k² प्लस 6k -4/3k, दैट शुड बी > 0। अब यहां पे ऊपर वाले के फैक्टर निकाल लो, या फिर पहले 3 से डिवाइड कर दो, ये k² - 2k -4/3/k, दैट इज > 0। ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब आप बताइए, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा और यहां पे प्लस आएगा भी, ठीक है ना, तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो 2 फैक्टर बनेंगे मेरे पास। कौन कौन से? एक बनेगा 0.527, यहां से बनेगा k - 0.527 इंटू एक बनेगा k + 2.53 अपॉन k, एंड दैट शुड बी > 0। अब बताइए, एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन यहां से निकल के आएगी। यहां से आप वेवी कर्व लगा दो, तो वेवी कर्व कैसे लगाओगे जरा देखिए, आप पॉइंट्स को दिखाओ, ठीक है। एक पॉइंट कहां पे आएगा, 0 पे, k की वैल्यू 0, एक पॉइंट आएगा 0.527 पे, और एक पॉइंट कहां पे आएगा -2.527 -2.53 है भाई, हाँ जी। तो अब बताइए, अगर मैं वेव बनाऊं तो ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे अगर बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो अब ये इस तरह का ग्राफ आ गया। अब आप बताइए, तो k की किस रेंज के लिए पहला वाला पॉजिटिव आएगा? एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये तो छोड़ ही दो आप, इससे आगे देखो, इससे आगे तो फिर यही है 0.527, इसका मतलब k शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0.527। इससे बड़ा होगा तो सिस्टम आपका क्या होगा, इसके जो रूट लाई करेंगे वो s इक्वल टू -1 से लेफ्ट में लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो आया है वो है k शुड बी ग्रेटर देन 0.527। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा दिल्ली, डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था और इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में गिवन दैट द सिस्टम इज एंटी कॉजल, अब ध्यान देना एंटी कॉजल है, एंटी कॉजल, गिवन दैट द सिस्टम इज एंटी कॉजल, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है s³ - ks² प्लस 2k - 1 इंटू s - 6 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। द सिस्टम इज एंटी कॉजल, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस, फॉर व्हाट रेंज ऑफ k द सिस्टम इज स्टेबल। ये कह रहा है किस रेंज के लिए सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, k की किस रेंज के लिए सिस्टम आपका स्टेबल होगा, आपको ये बताना है। अब आप मुझे बताइए, अगर एंटी कॉजल है तो एंटी कॉजल के जो रूट लाई करने चाहिए वो किधर लाई करने चाहिए बताओ, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, राइट हाफ में लाई करने चाहिए सारे के सारे रूट,
ठीक है, अगर सिस्टम मेरा एंटी कॉजल है और आप चाहते हो कि स्टेबल भी हो जाए, तो सारे के सारे रूट राइट हाफ में लाई करने चाहिए। इसका मतलब इसके तीनों रूट किधर लाई करने चाहिए? राइट हाफ में, तभी ये सिस्टम स्टेबल बनेगा। अब चलिए राइट हाफ की कंडीशन निकालते हैं, एस क्यूब एस स्क्वायर, तो बोलिए 1 यहां पे आ गया और यहां पे आ गया 2k माइनस 1। ये कहां से आपको पता चला एंटी कॉजल है तो स्टेबल कब होगा? ये मैंने आरओसी पढ़ाया था, उसमें आपको समझाया था ये चीज, ठीक है। हाँ तो जरा देखिए, एस क्यूब का क्वेश्चन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2k माइनस 1, यहाँ पे आएगा माइनस के और यहाँ पे क्या आएगा? -6। अब आप बताओ s की पावर 1 क्या बनेगा? वो बनेगा -k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई -k और यहाँ पे 0। अब s की पावर 0 क्या बनेगा? वो बनेगा -6। अब मैं चाह रहा हूं तीनों रूट राइट हाफ में लाई करें। इसका मतलब यहाँ पे 3 साइन चेंज होने चाहिए। अब ये प्लस है तो प्लस से माइनस, यहाँ पे एक साइन चेंज आना चाहिए, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव से ये पॉजिटिव बनना चाहिए और फिर पॉजिटिव से वापस ये नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कैसा होना? देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव कब होगा? जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर k पॉजिटिव होगा तो एक माइनस बाहर लगा हुआ है, नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? आप बोल सकते हो -k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 6 अपॉन -k, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कब बनेगा? अगर मैं माइनस माइनस कॉमन लेके काट दूं इसको, तो मैं इसको बोलूंगा 2 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 6 अपॉन k, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होना चाहिए। और इसको मैं लिख सकता हूं 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 अपॉन k शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां से फैक्टर बनेंगे तो मैं वो फैक्टर बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के जो फैक्टर बन रहे हैं, एक बन रहा है k माइनस 2, यहां से आप देखिए k माइनस 2, और एक क्या बन रहा है? एक है मेरे पास k प्लस आई थिंक 1.5, k प्लस 1.5, मतलब मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहां से जरा देखो, एक बन गया k स्क्वायर माइनस हाफ k माइनस 3 ग्रेटर देन 0 डिवाइड बाई k भी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं और डिवाइड बाई k, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप बोलिए, अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे कंडीशन देखूं, तो k की वैल्यू एक तो 0 है, वे भी कर्व लगा दो, एक है मेरी 2 और एक कितनी बताओ? -1.5। ये 3 वैल्यू है। अब बताओ, अगर मैं 2 से बड़ा लूंगा तो पॉजिटिव आएगा और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर इस तरह से ये बनेगा। तो आप बताइए पॉजिटिव किस रेंज में होगा? ये पॉजिटिव होने के लिए एक तो -1.5 से 0 के बीच होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो k शुड बी ग्रेटर देन -1.5 से लेस देन 0, और एक क्या होना चाहिए? k शुड बी ग्रेटर देन 2। पॉजिटिव तो इस रेंज में है और एक इस रेंज में है, ठीक है। और k ग्रेटर देन 0 पहले ही आ रखा है। तो अब आप बताओ कॉमन रेंज जो बनेगी, कॉमन रेंज क्या बनेगी? k ग्रेटर देन 0 तो यहां से आ गया, और अब ये जो होना चाहिए पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए ना भाई, 3 साइन चेंज होने चाहिए। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए और फिर ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही। तो तीनों रूट किधर लाई करेंगे? राइट हाफ में लाई करेंगे, ठीक है। और सिस्टम एंटी कॉजल है तो स्टेबल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो k ग्रेटर देन 2 और एक आपका 0 से और इसके बीच में आ गया, लेकिन k ग्रेटर देन 0 तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, 0 आपका यहां से भी तो आया है। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन अगर मैं निकालूं, k ग्रेटर देन 0 और एक ये कंडीशन का अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो k ग्रेटर देन 2 आएगा फिर, ठीक है। तो आप जरा देखिए k ग्रेटर देन 2 कौन से ऑप्शन में है? आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन में k ग्रेटर देन 2 है भाई, तो आंसर इसका आ जाएगा बॉम्बे। आसान क्वेश्चन था लेकिन ये इंटरेस्टिंग था। एंटी कॉजल दे रखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका एंटी कॉजल हो जाता है तो सिस्टम क्या होना चाहिए? उसके जो रूट होने चाहिए किधर लाई करने चाहिए? राइट हाफ में, सारे के सारे रूट राइट हाफ में लाई करने चाहिए, ठीक है, तभी एंटी कॉजल बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। एंटी कॉजल और स्टेबल तभी बनेगा जब सारे सारे रूट राइट हाफ में लाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, ये कह रहा है ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू, आपको जीएस दे रखा है k डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 2। ये आपको कोई यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे रखा है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 2। द सिस्टम हैज स्टडी स्टेट यूनिट रैंप एरर, मतलब रैंप एरर दे रखा है, रैंप की वजह से एरर आपको गिवन है, रैंप की वजह से एरर दे रखा है 0.1, हाँ जी। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द यूनिट स्टेप इनपुट? ये कह रहा है अगर मैं यूट इनपुट कर दूं, तो डैम्पिंग फैक्टर क्या आएगा? डैम्पिंग फैक्टर मतलब डैम्पिंग रेशियो, बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूं डैम्पिंग रेशियो, ठीक है।
वो क्या आएगा, जीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर मैं यूनिट इनपुट करूंगा तो जीटा की वैल्यू क्या आएगी। मुझे एक बात बताइए, स्टडी स्टेट एरर रैंप इनपुट के लिए कैसे निकालते हो? वो होता है 1/kV, और kV क्या होता है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS। HS की वैल्यू तो मैं 1 मान के चलूंगा, यूनिटी फीडबैक है, ठीक है, तो HS की वैल्यू 1 है। तो बताइए क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा S इंटू GS की वैल्यू K डिवाइड बाई S इंटू S+2, और यहाँ पे लिमिट S टेंड्स टू 0 लगाना है, और ये SS कट जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा K/2, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट kV की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10, देखो ना, इसकी वैल्यू 0.1 है, तो kV की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, दिस इज 10, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 20, K इज 20। तो इसका मतलब अगर मैं पुट करूंगा तो GS की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 20 डिवाइड बाई S इंटू S+2, ये मेरे पास GS आ गया दोस्तों। और यूनिटी फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक है, फीडबैक मेरी यूनिटी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां पे माइनस मेरा यूनिटी फीडबैक है, ये प्लस है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है दोस्तों। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं UT इनपुट करूं तो मुझे डैम्पिंग फैक्टर बताना है, मतलब जीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए जो TS बनेगा वो क्या बनेगा, TS विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई S² प्लस 2S+20, कुछ इस तरह का मेरे पास TS आ जाएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ω_n² इक्वल टू 20, तो यहां से ω_n की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज √20, और 2 जीटा ω_n, ω_n दैट इज 2, तो यहां से जीटा की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, 1/√20, 1/ω_n √20, और इसकी जो वैल्यू आएगी 1/√20 की दैट विल बी इक्वल टू 0.224, ये बनेगा जीटा, ठीक है भाई। तो आसान कहानी थी, सिंपल केस था। तो 6th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 0.224। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 7 जरा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है सुनिए, हाँ जी, क्वेश्चन 7 में कह रहा है ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज टू बी डिजाइन टू मीट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है आपको, MP की वैल्यू जो दे रखी है, परसेंटेज ओवरशूट दैट इज 15% से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन कितना है बताइए, 30% से लेस होना चाहिए, ठीक है। और सेटलिंग टाइम जो होना चाहिए TS दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.75 सेकेंड होना चाहिए, सेटलिंग टाइम इससे लेस होना चाहिए। आपको बताना है जो रूट लाई करेंगे वो कौन से रेंज में लाई, कौन से रीजन में लाई करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, MP ये होता है e⁻π जीटा डिवाइड बाई √1 - ζ², परसेंटेज ओवरशूट दैट शुड बी लेस देन 0.15 एंड ग्रेटर देन 0.15, लेस देन 0.30। तो यहां से जीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो जीटा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो मैं बता देता हूं, जीटा की जो वैल्यू बनेगी यहां से वो है पहले वाले से 0.30 आएगी, 0.30, और दूसरे वाले से दूसरे वाले से कितने आएगी, 0.1466, एक मिनट रुके, एक से जो वैल्यू आ रही है जीटा की वैल्यू, मैंने गलत लिख दिया भाई, माफ कीजिएगा, मैं जीटा को निकाल देता हूं जरा। देखिए यहां से अगर आप जीटा निकालोगे पहले केस से, पहले अगर यहां से 0.5 से जीटा निकालोगे तो 0.15 से जो जीटा आ रहा है मेरे पास, 0.15 से जो जीटा आएगा उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। तो मैंने इसको आई थिंक सोल्व किया है, हाँ जी। तो वो बनेगी यहां से जो जीटा आएगा इस केस में जो जीटा आएगा, अगर मैं इक्वल टू कर दूं तो इक्वल टू के केस में जीटा की वैल्यू आएगी 0.5168, और दूसरे केस से जो जीटा आएगा यहां से जो जीटा की वैल्यू आएगी दैट इज 0.3576, 0.3576, जरा देखिए, मैं इसको हटा देता हूं, 0.3576, ये दूसरे से आ जाएगी। अब यहां से फाई आ जाएगा मेरे पास, इस केस में फाई कितना आएगा सुनिए, यहां पे जो फाई आएगा 58.8, और यहां से जो फाई की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली है भाई ये वैल्यू, ये 69 आएगा। इसका मतलब जीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो जो रेंज आएगी जरा देखिए, जो पोल की जो लोकेशन आएगी वो ये दो रेंज बन गई है मेरे पास, ठीक है। ये बनेगा कितना 58.8 डिग्री, और ये जो बनेगा ये बनेगा 69 डिग्री, ठीक है। तो दो मेरे पास ये एंगल आ गए, इस रेंज में मेरा पोल लोकेशन बनेगी, करेक्ट है। अब सुनिए जो सेटलिंग टाइम है दैट इज 4/,
जीटा ओमेगा एन दैट शुड बी लेस देन 0.75। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जीटा ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन 4 अपॉन में 0.75। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन 4 अपॉन में पॉइंट, या जीटा ओमेगा एन देखो ना, जीटा ओमेगा एन ये होता है ना पॉइंट, ये जो लेंथ होती है जीटा ओमेगा एन होती है। अब ये जो लेंथ है मैं इसको ऐसे जरा ड्रॉ कर लेता हूं, इस लेंथ को जीटा ओमेगा एन। तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रेंज है मेरी, ये जो रेंज है इसमें पोल लोकेशन लाई करना चाहिए। अब ऐसी कोई रेंज दे ही नहीं रखी है, ये जो रेंज है यहां पे पोल लोकेशन होनी चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। ठीक है, ये वाली जो मिडिल रेंज है इस रेंज में आपका पोल लोकेशन लाई होना चाहिए, तभी आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करो। देखो जीटा ओमेगा इससे बड़ा होना चाहिए, तो माइनस जीटा ओमेगा इससे नेगेटिव से लेस होना चाहिए, इस नेगेटिव वैल्यू से लेस होना चाहिए, इधर होना चाहिए। यहां पे जीटा ओमेगा है, दिस इज माइनस जीटा ओमेगा, ये जो पॉइंट है ये मेरा माइनस जीटा ओमेगा है। तो आप बताओ ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऐसा तो किसी में भी नहीं है, तो आंसर इज डी, नन आ जाएगा भी इसका आंसर। ठीक है, आंसर इज डी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया केस था और उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट रुकिएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये हिल गया है। हाँ जी, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 जरा देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन 8 में क्या करा सुनिए। हाँ, क्वेश्चन 8 में आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको एक राउट दे रखा है s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s की पावर 1, s की पावर 0। तो s6 में जो दे रखा है 1 to AC ये आपको दे रखा है, और यहां पे 2b2 नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्लैंक 3 2, यहां पे ये दे रखा है s क्यूब -2 ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, और आगे सारे ब्लैंक है, आगे ये सारे ब्लैंक है भाई। अब सुनिए क्या करा ये, फाइंड हाउ मेनी रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। एस प्लेन के लेफ्ट में कितने रूट लाई करेंगे, आपको ये बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्या बनेगा। अगर मैं देखूं यहां से, एक बार जरा रुकिए, जो पहली टर्म आएगी वो क्या बनेगी, यहां पे जो पहली टर्म आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 4 b बाई 2। और दूसरी जो टर्म आएगी जो विच इज 3 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये 3 के बराबर आएगा। तो यहां से जो ये बनेगा a माइनस 1 इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या आ गई है 4, a की वैल्यू मुझे पता चल गई है 4 है, a इज 4। ठीक है, अच्छा तीसरी जो टर्म आएगी वो तो 2 ही आएगी, वो ठीक है ना। तो मुझे a की वैल्यू पता चल गई है, तो a की वैल्यू 4 पुट कर दो भाई, a की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास, a की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो यहां पे मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, बहुत अच्छा भी। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आप बताइए यहां पे -2 आना चाहिए। अब यहां पे राउथ लगाओ, तो बोलिए क्या बनेगा, b इंटू 4 माइनस b बाई 2 -6 डिवाइड बाई 4 माइनस b बाई 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जरा देखना, ये बनेगा b माइनस 12 अपॉन 4 माइनस b, ये बनेगा, जरा चेक कर लो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू -2। तो इसको मैं लिख सकता हूं b प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 12 अपॉन में 4 माइनस b, और यहां से अगर मैं बोलूंगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस b इंटू 4 माइनस b शुड बी इक्वल टू 12। तो ये बन जाएगा, जरा देखिए ये क्या बनेगा, 8 और 4b और -2b, तो प्लस 2b माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन गया दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन गया। अगर इसका रूट निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा, ध्यान से देख लो, b की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4 इसी करके देखो। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स बनेगा भी, b की वैल्यू मेरी कॉम्प्लेक्स आएगी। अब आप बताइए अगर b मेरा कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बनेगा s की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 2s की पावर 4 प्लस bs क्यूब प्लस 4s bs क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस बोलिए प्लस 2s
प्लस सी, ये बनेगा भाई, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो बी है वो मेरा क्या आ गया, वो मेरा कॉम्प्लेक्स आ गया, बी इज कॉम्प्लेक्स। और जो राउथ का जो प्रोसेस होता है जिसे हम चेक करते हैं कि कितने रूट राइट में लाई करेंगे, कितने के लेफ्ट में लाई करेंगे, वो केवल तब एप्लीकेबल होता है जब कोफिशिएंट सारे क्या हो, रियल हो। जब आपके कोफिशिएंट सारे क्या हो, रियल होने चाहिए, ये रियल नंबर होने चाहिए, बी और सी आपके रियल नंबर होने चाहिए। लेकिन बी की वैल्यू क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको फिर ये मेथड नहीं है तो यहां से आप बता ही नहीं सकते इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब रियल कोफिशिएंट होने चाहिए। राउथ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कोफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, मतलब जो एस के कोफिशिएंट है, एस की जो मल्टीपल पावर है, वो कैसे होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अब यहाँ पे रियल नहीं है तो ये नहीं लगा सकते, फिर कैसे करें, फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे, और कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं चेक करने का, ठीक है। तो वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जरा देखिए कि क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा ऑप्शन भी बना सकता था कि एक ऑप्शन में लिख देते कि वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। राउथ यहां पे लगा ही नहीं सकते, पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन 9 में आपको दे रखा है एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जीएस। जीएस की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई के प्लस सॉरी एस प्लस 0.1 इंटू एस माइनस 1। हाँ जी, यहां पे क्या है सुनिए, एस प्लस 0.1 इंटू एस माइनस 1, ठीक है भाई, एस माइनस 1 ये दे रखा है। फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम हैज 2 पोल इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ये कह रहा है के की किस रेंज के लिए 2 पोल जो है इसके वो राइट हाफ में लाई करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस जी एस, एच एस की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा एस प्लस 0.1 इंटू एस माइनस 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। और मैं जब इसके ऊपर राउथ लगाऊंगा तो जरा देखिए, मैंने जब राउथ लगाया, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। ये बनेगा एस स्क्वायर प्लस, जो मेरे पास वैल्यू आई है एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, तो वो बस आप देख लेना। 1/10 माइनस 1, एक मिनट रुकिए, हाँ जी। और अगला जो है, एक बार जरा रुकिए, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये गड़बड़ है अभी, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, तो वो जो आएगी वो आएगी एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा दैट इज के प्लस 1, ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। फिर एस का जो कोफिशिएंट आएगा प्लस एस, एस का जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी 3k माइनस 9/10, ये आपका एस का कोफिशिएंट आएगा। फिर जो कांस्टेंट टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2k माइनस 1/10, 2k माइनस 1/10 मतलब 0.1, 2k माइनस 0.1, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ बनेगा भी। एस का कोफिशिएंट एक बार जरा देख लो, यहाँ पे 0.1 एस और यहाँ पे माइनस, तो 0.9 बन जाएगा। 0.9 एस यहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2s और ये s3, ठीक है भाई, ये करेक्ट है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से करेक्ट है भाई। चलिए अब राउथ लगाते हैं। तो एस स्क्वायर एस की पावर 0, बोलिए k प्लस 1 और यहाँ पे 2k माइनस 1/10, ये आ गया। नेक्स्ट बोलिए एस की पावर 1 में ये बनेगा 3k माइनस 0.9 और यहाँ पे है 0, ठीक है। अब एस की पावर 0 में बोलिए, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो ये बन जाएगा 2k माइनस 0.1, ये मेरे पास एस की पावर 0 वाला बन जाएगा। तो इस तरह के ये कोफिशिएंट आएंगे। अब यहाँ पे मैं राउथ लगाऊंगा भाई, ठीक है, यहाँ पे राउथ मुझे लगाना है। तो जरा देखिए क्या कंडीशन आएगी, पहले में बताइए। अच्छा एक बात बताइए, क्या होना चाहिए, 2 रूट आपके किधर लाई करने चाहिए बताओ। 2 रूट आपके मतलब 2 ही तो रूट है और दोनों के दोनों राइट हाफ में लाई करने चाहिए। तो इसका मतलब 2 बार साइन चेंज होना चाहिए। अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव होना चाहिए और फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए, एक केस ये। और अगर इसको नेगेटिव ले रहे हो तो फिर ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ठीक है। ऐसे दोनों केस बन सकते हैं। तो पहला केस देखते हैं। अगर मैं बोलूं पहले मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब k मस्ट बी ग्रेटर देन -1। फिर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब 3k माइनस 0.9 शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब k शुड बी लेस देन 0.3, k की वैल्यू लेस देन 0.3 होनी चाहिए और ऊपर k ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन आ गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब 2k माइनस 0.1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी ग्रेटर देन 0.1/2 और k शुड बी ग्रेटर देन क्या बन गया 0.05, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05। तो आप बताइए
अब कॉमन रेंज निकालते हैं। एक में क्या है बताओ, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, और एक में 0.3 से छोटा है, ये है 0.3, इससे मेरा छोटा है, और एक में 0.05 से बड़ा है, 0.05 से बड़ा है। तो तीनों का कॉमन रेंज देखिए, कॉमन रेंज जिसमें तीनों है वो ये रेंज है, इसमें तीनों एरो है भाई। तो इसका मतलब के शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0.05 एंड लेस देन 0.3, ये होना चाहिए भाई। एक बार देख लीजिए, के शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0.05 एंड लेस देन 0.3। तो ऐसा कौन से में है, ऐसा कैलकाटा में है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का कैलकाटा आंसर आ जाएगा सी। लेकिन एक दूसरा भी है क्या, कि पहले वाले को नेगेटिव ले लो। अगर मैं पहले वाले को नेगेटिव ले लेता, सोचिए, इसका मतलब के लेस देन -1, तो दूसरे वाले को फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब 3 के -0.9 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब के शुड बी ग्रेटर देन 0.3। अब देखो कॉमन आएगा ही नहीं ना, इन दोनों में ही गड़बड़ होगी। एक लेस देन -1 एक ग्रेटर देन 0.3, इनका कॉमन ही नहीं है, दो का ही कॉमन नहीं है, तो तीसरे का तो खैर छोड़ ही दो। तो इससे इसका मतलब के पहले वाले को अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो उससे तो कोई कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं, कॉमन रेंज ही नहीं आएगी। अगर पॉजिटिव लेके चलोगे तभी कॉमन रेंज आएगी। इसका मतलब इस रेंज के अंदर आपका होना चाहिए, तब जाके आपका दोनों पोल आपके राइट साइड में लाई करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। नेक्स्ट आइए, क्योंकि इसमें दो ही पोल थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज s² माइनस k + 2s प्लस 2k + 5 और इक्वल टू 0। ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। फॉर स्टेबल केस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। ये कह रहा है पहली बात तो स्टेबल होना चाहिए, पहली बात तो स्टेबल होना चाहिए, और उसके बाद आपको अंडर डैम्प्ड बताना है कि किस केस में होगा। तो पहले तो राउथ लगाओ, s² s⁻1, बोलिए यहां पे 1 आएगा, यहां पे आएगा 2k + 5, और यहां पे बताइए, यहां पे आएगा -k + 2 और यहां पे 0। s⁻0 में बोलिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2k + 5। अब आप बताइए, सबसे पहले स्टेबल का केस निकालते हैं। तो स्टेबल के लिए क्या जरूरी है बताओ, स्टेबल के लिए जरूरी है क्या कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब -k + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k + 2 शुड बी लेस देन 0, तो k की वैल्यू शुड बी लेस देन -2। पहली केस तो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब 2k + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी ग्रेटर देन -2.5, तो -2.5 से बड़ा होना चाहिए। जरा देखिए, -2.5 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा और इससे बड़ा। तो इसका मतलब जो कॉमन रेंज है वो ये है। तो इसका मतलब k शुड बी ग्रेटर देन -2.5 एंड लेस देन -2। ये तो स्टेबल की रेंज है दोस्तों, ये तो स्टेबल की रेंज है। अब आपको क्या बताना है, अंडर डैम्प्ड भी होना चाहिए। इस रेंज में तो स्टेबल होगा। अब अंडर डैम्प्ड कब होगा, क्योंकि ये आपको स्टेबल और अंडर डैम्प्ड दोनों पूछ रहा है। तो अंडर डैम्प्ड के लिए इसका जो रूट होने चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इसका मतलब b² - 4ac, b² करोगे तो ये बन जाएगा -4ac। ये जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 0। तो यहां से बन जाएगा k² प्लस 4k - 8k, 4k - 8k प्लस 4 - 20, तो -16, दैट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब ये बन जाएगा k² -4k - 16 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब k माइनस, अब जरा देखिए इसका जो फैक्टर बनेंगे वो मैं बता देता हूं। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे k - 6.47, एक तो ये बना, और एक आएगा k + 2.47, k + 2.47 एंड दैट शुड बी लेस देन 0। अब आप बताइए, एक है मेरे पास 6.47 और एक है -2.47, ठीक है। अब रेंज ये लेस होना चाहिए। लेस किस रेंज में आएगा, अगर मैं इससे बड़ा ले लूं, सोचिए, तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इस रेंज में आएगा। इस रेंज में ये अंडर डैम्प्ड है, यहां पे अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड। बट जरा रुकिए, स्टेबल भी होना चाहिए ना। तो एक तो -0.4, तो इसका मतलब है स्टेबल भी होना चाहिए और अंडर डैम्प्ड भी होना चाहिए। इसका मतलब इस रेंज का और इस रेंज का कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आएगा बताओ जरा, k शुड बी लेस देन -2, -2 से तो लेस होना चाहिए, सो दैट दोनों का कॉमन देखना ना। और ग्रेटर देन क्या होगा, -2.47, ये ग्रेटर, इससे ग्रेटर होगा। ये रेंज आएगी भाई, ध्यान देना। -0.2.5 नहीं आएगा, -2.5 नहीं आएगा, क्योंकि -2.5 पे अंडर डैम्प्ड नहीं रहा, फिर ये ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, या में भी जो भी है आपका अंडर डैम्प्ड नहीं रहेगा, सीधी बात है, ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। सही कह रहे हो आप, ठीक है।
तो कुल मिला के -2.47 से लेके और -2 तक, क्योंकि कॉमन रेंज देखना ना, इसकी और इसकी कॉमन रेंज देखनी है, जिसमें स्टेबल भी है और अंडर डैम्प्ड भी है, तो वो ये रेंज आएगी। अब आप देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आगरा आंसर करेक्ट है, ए इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है आपको? आपको एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है, x1 डॉट एंड x2 डॉट इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा गया है, 0 1 एंड 0 -2। ये आपको एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है, इनटू बताइए x1 x2, ठीक है, प्लस 0 1 ut। ये आपको एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है और एक आपको आउटपुट इक्वेशन दे रखी है, yt इक्वल टू 1 0 1 0 x1 x2। ये आपको yt दे रखा है। ठीक है, इफ ut इज स्टेप इनपुट एंड इनिशियल कंडीशन x1 0 एंड x2 0, ये भी आपको दे रखा है और इनपुट भी दे रखा है भाई, दैट इज इक्वल टू 0 1, ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? आउटपुट बताना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। yt की वैल्यू बतानी है, yt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है दोस्तों। तो मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे। मेरे पास इक्वेशन है x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu। तो अगर मैं लैपलेस लूंगा तो ये बनेगा s एक्सेस माइनस x0 इज इक्वल टू a एक्सेस प्लस b us। और यहां से अगर मैं देखूं तो एक्सेस की वैल्यू जो आएगी, एक्सेस विल बी इक्वल टू si माइनस a का इनवर्स इंटू x0 प्लस si माइनस a का इनवर्स इंटू b us। और यहां से देखिए ys इक्वल टू c एक्सेस है। अब आप बताइए ys इक्वल टू c एक्सेस है, अब यहां से एक्सेस की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ys इक्वल टू क्या आ गया? ys इक्वल टू c इंटू si माइनस a का इनवर्स इंटू x0, एक्सेस की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं भाई, प्लस c इंटू si माइनस a का इनवर्स इंटू b us। ये आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, si माइनस a कैसे निकालोगे? si माइनस a को अगर आप देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आएगा ये बनेगा s माइनस 1 0 और s प्लस 2, ये बनेगा si माइनस a। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है, si माइनस a का इनवर्स मुझे निकालना है। तो इसका इनवर्स क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट बताइए। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 ओवर, और डिटरमिनेंट को 1 ओवर करके लिख देता हूं, ये बनेगा। अब इनको इंटरचेंज कर दो, s प्लस 2 s और यहाँ पे 1 0, ये बन गया दोस्तों, ये बन गया si माइनस a का इनवर्स। अब इसको प्री मल्टीप्लाई करना है c से। c क्या है मेरे पास? c इज दिस, पहला मैं यहाँ पे ये निकाल रहा हूँ ना, तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो c से, c इज 1 0। तो अब जरा देखिए क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। बाहर तो 1 ओवर s इंटू s प्लस 2 तो पहले से ही है। ठीक है, अब अंदर जरा देखिए, दिस इंटू दिस ये करोगे तो s प्लस 2 आ गया, और फिर दिस इंटू दिस अगला वाला करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और इंटू x0। x0 कितना है बताइए जरा? x0 इज 0 1 प्लस बताइए c से तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मतलब c से अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1 इंटू s प्लस 2, ये आ गया। और यहां पे क्या है बताओ जरा? s प्लस 2 और यहां पे 1 इंटू b करना है। b की वैल्यू क्या है बताओ जरा? b इज 0 1 और यहां पे 1 बाई s और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक बार जरा देखिए, x0 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 0 1, तो c इंटू si माइनस a का इन्वर्स अगर आप करोगे तो c की वैल्यू तो ये है मेरे पास, और si माइनस a की वैल्यू ये है, उसका इन्वर्स मेरे पास आ गया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? c से, 1 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो पहला जो टर्म आएगी वो आएगी s प्लस 2, और फिर 1 0 से, ये मैंने रो मैट्रिक्स आएगा भाई, ये गलत लिख दिया है, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं आएगा, रो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो s प्लस 2 और 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा s प्लस 2 और फिर यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया, फिर इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे s प्लस 2 एंड 1 बनेगा, ठीक है ना, तो ये बनेगा s प्लस 2 और यहाँ पे 1। ठीक है भाई, अब चलिए
इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये बनेगा 1/s इंटू एस प्लस 2, और अंदर क्या है जरा देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/s इंटू एस प्लस 2, तो यहां से आ गया। अब अंदर जरा देखिए, अंदर क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा बताओ जरा, एक मिनट, नहीं ये तो इसके साथ क्यों किया है, फिर 0 1 क्यों लिखा है, ये गड़बड़, ये गलत कर दिया ना मैंने, हाँ जी ये गलत कर दिया। अब यहां पे क्या बनेगा, c इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स, तो ये कर दिया, इंटू बी आएगा, बी मतलब 0 1, ये करेक्ट है, मैंने लास्ट में ये 1 0 गलत लिख दिया, एक बार जरा रुकिए भाई, ये तो ठीक लिखा था, ये गलत लिख दिया, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, c इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स, तो ये हो गया, इंटू यहाँ पे क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है 0 1, b मेरा 0 1 ही है, और इंटू us ये बन जाएगा। तो इसका मतलब अगला जो बनेगा वो यहाँ पे 1 आएगा, और इंटू 1/s यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल बनेगा 1 इंटू एस प्लस 2, आप एक बार जरा चेक कर लो भाई, जो ट्रांसफर फंक्शन है 1/s² इंटू एस प्लस 2, ये बनेगा दोस्तों। और अगर मैं एलसीएम लूँ इसका, तो ये आ जाएगा s² इंटू एस प्लस 2, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे आएगा s प्लस 1, ये बनेगा दोस्तों। अब इसको मैं a/s प्लस b/s² प्लस c/s प्लस 2 ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ। और a की वैल्यू जरा देखिए, a की वैल्यू आएगी हाफ, तो ½ नहीं, a की वैल्यू नहीं, पहले b निकालना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मैंने a गलत निकाल दिया, a आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, a की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकालो पहले, ये कोची रेजिड्यू थ्योरम लगेगी। तो b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू आएगी हाफ, तो ½ a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a विल बी इक्वल टू d/ds ऑफ, बोलिए किसका d/ds, s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लो और s की वैल्यू क्या पुट कर दो इसमें 0, तो ये बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 माइनस s प्लस 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/4 बन जाएगा, तो 1/4/s², ये बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अगला जरा देखिए, तो मैंने ये ऑलरेडी सारा सोल्व किया हुआ है भाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्या बनेगा बताओ जरा, 1/4/s प्लस 2। अब इसका लैप्लस इन्वर्स निकाल लो, तो ये बनेगा 1/2 ut, एक तो ये आ जाएगा, यहाँ पे s आएगा भाई, माफ कीजिएगा, तो जरा देखिए क्या बनेगा, इसका लैप्लस इन्वर्स निकाल लो भाई, तो क्या बनेगा 1 ये s आएगा भाई, ठीक है ना, 1/4 ut प्लस 1/2 t ut माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2t ut, ये आएगा दोस्तों, ये मेरे पास आपका क्या बनेगा आउटपुट, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, t की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो आप बताइए y1 दैट विल बी इक्वल टू, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू 0.716, ये मेरे पास आंसर है, तो 0.716 मेरे पास आंसर है दोस्तों। तो जरा देखिए, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, इसमें बस आपको ये आउटपुट ys निकालना आना चाहिए, बस उसके बाद कुछ नहीं है, बस लैप्लस लेना है और लैप्लस इन्वर्स लेना है। मुझे लगता है इजीली आप इसको सोल्व कर लोगे, आसान कहानी थी भाई, सिंपल केस था, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड था दोस्तों, उसमें इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 11 क्वेश्चन थे टोटल। उम्मीद है आपको समझ आया ये, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको समझ आया तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। ये हमारा मोबाइल ऐप का QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए और मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ये स्कैन नहीं होता है तो CES लर्निंग, इससे आप सर्च कर लीजिएगा और अपने गूगल प्ले स्टोर से, और आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल ऐप को। दूसरा, ये हमारे नंबर हैं 2, इन नंबर में से किसी भी एक नंबर पे, कोई भी नंबर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या कोई एक ना मिले तो दूसरे पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।